आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है एक्विजिशन ऑफ बिजनेस में डेटर्स एंड क्रेडिटर्स नॉट टेकन ओवर बाय द कंपनी द्वारा देनदार व लेनदार न लेना। कभी कभी क्रेता कंपनी विक्रेता के लेनदारों, देय बिलों, देनदार और प्राप्य बिल यानी डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल को नहीं लेती है क्योंकि ये सामान्यतः संदिग्ध होते हैं। इनसे एक्चुअल राशि मिलने की और चुकाने की संभावना कम रहती है। ऐसी स्थिति में उक्त क्रय की समस्त प्रविष्टियाँ जो भी हम क्रय की एंट्री करेंगे उसमें हम डेटर्स को, बीआर को, क्रेडिटर्स को और बीपी को शामिल नहीं करेंगे। लेकिन विक्रेता कंपनी द्वारा अनुरोध करने पर यानी रिक्वेस्ट करने पर क्रेता कंपनी इन क्रेडिटर्स, बीपी से राशि प्राप्त करने यानी राशि चुकाने और देनदार और बीआर को भुगतान करने का से राशि वसूल करने का कार्य कर सकती है, जिसके बदले में वो एक निश्चित कमीशन उससे वसूल करती है। तो यदि ऐसी स्थिति है जब व्यापार क्रय में क्रेडिटर्स को, बिल्स पेबल को, डेटर्स और बीपी को नहीं लिया गया है लेकिन एक कमीशन के बदले उस व्यवहार को पूरा करने की गारंटी दी गई है, तो हम उसकी एंट्रीज किस प्रकार करेंगे। तो इसमें हमारी एंट्री बनेगी, इसमें जितने भी हमारे डेटर्स, बीआर, क्रेडिटर्स, बीपी जो हमने लिए हैं उसका हम अकाउंट खोलेंगे अपनी पुस्तकों में और उस अकाउंट के लिए हम एक नया अकाउंट खोलेंगे। इसका नाम होगा वेंडर सस्पेंस अकाउंट। तो देनदार और प्राप्य बिल यानी डेटर्स और बीआर को लेने पर हमारी एंट्री बन जाएगी वेंडर डेटर्स एंड बीआर अकाउंट डेबिट टू वेंडर सस्पेंस अकाउंट। और जो हमारे क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल हैं उसे एंट्री बन जाएगी हमारी वेंडर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स क्रेडिटर्स ऑब्लिक बिल्स पेबल अकाउंट। तो इन दो की राशि को हम वेंडर सस्पेंस अकाउंट में, इन राशि से हम एक नया अकाउंट खोलेंगे, इसका नाम होगा वेंडर सस्पेंस अकाउंट। अब जब भी इनको भुगतान होगा या जब भी हमें इनसे राशि वसूल होगी, वो हमारे इसमें जो भी डिस्काउंट या जो भी एक्स्ट्रा पेमेंट होगा या जो भी हमें फ़ायदा नुकसान होगा उसको हम वेंडर सस्पेंस अकाउंट में ही ट्रांसफ़र करेंगे। तो राशि वसूल होने पर हमारी एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट वेंडर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। तो जो भी हमने डिस्काउंट दिया है या हमारा बैड डेब्ट्स है या कोई खर्चे हमारे हुए हैं तो उसको हम वेंडर सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसी तरह क्रेडिटर्स को बिल्स पेबल को भुगतान करने पर हमारी एंट्री बन जाएगी वेंडर्स क्रेडिटर्स ऑब्लिक बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक और टू वेंडर सस्पेंस अकाउंट। यदि हमें डिस्काउंट मिलता है तो उसको भी हम ट्रांसफ़र कर देंगे यहाँ पे वेंडर सस्पेंस अकाउंट में। यदि हमारा कोई क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल का ऐसा है जो कंटिंजेंट लायबिलिटी के रूप में था लेकिन हमें उसको भुगतान करना ही पड़ गया, तो ये हमारा नुकसान है। तो इस नुकसान की एंट्री हम करेंगे वेंडर सस्पेंस अकाउंट के थ्रू। तो एंट्री बन जाएगी वेंडर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसी तरह से यदि हमें कोई पैसा जो हमारा बैड डेट्स, जो हमारा पुराना डेटर्स का पैसा डूब गया था, उससे पैसा हमें वसूल हो गया है, बैड डेट्स रिकवर्ड है, तो वो रिकवर्ड भी हमारा वेंडर सस्पेंस के थ्रू ही होगा। तो हमारी एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू वेंडर सस्पेंस अकाउंट। कमीशन जो हमारा ड्यू होगा वो भी वेंडर सस्पेंस से ड्यू करेंगे। तो एंट्री बन जाएगी हमारी वेंडर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। जो भी राशि हमको कमीशन तय किया गया है वसूली पर, भुगतान पर, उस टोटल राशि से हम ये एंट्री करेंगे। फिर फाइनल सेटलमेंट में या तो हमें पैसा देना होगा या हमें लेना होगा। यदि हमने भुगतान ज़्यादा किया है तो हमें पैसा मिलेगा और यदि हमें ज़्यादा पैसा मिल गया है तो हम चुकाएंगे। तो यदि हमने पैसा चुकाना पड़ रहा है हमको तो हमारी एंट्री बन जाएगी वेंडर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट यदि हमने भुगतान कैश के रूप में किया है तो, और टू शेयर कैपिटल अकाउंट यदि हमने भुगतान में शेयर्स इशू किए हैं। इसके विपरीत यदि पैसा हमें वसूल ज़्यादा हुआ है और हमें हमें भुगतान ज़्यादा कर दिया है और हमें पैसा मिल रहा है तो हमारी एंट्री बन जाएगी यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स सस्पेंस अकाउंट। तो हम जब पैसा चुकाएंगे तो टू बैंक या टू शेयर्स जैसे भी भुगतान किया है हमें पैसा मिल रहा है तो एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स सस्पेंस अकाउंट। ये वेंडर सस्पेंस हमें निकालना है कितना पैसा हमें वसूल हुआ है माइनस कितना पैसा हमने चुकाया है माइनस कमीशन, यानी कमीशन और जो पैसा चुकाया है वो हमको लेना है वेंडर से और जो पैसा हमें वसूल हुआ है वो हमको चुकाना है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, जो बैलेंस अमाउंट होगी, उस बैलेंस अमाउंट से हम फाइनल सेटलमेंट पे एंट्री करेंगे कि हमारा टू बैंक आ रहा है या फिर हमारा बाय बैंक आ रहा है। तो इस तरह से हमारी एंट्रीज बनती हैं यदि हमने डेटर्स और क्रेडिटर्स नहीं लिए हैं लेकिन उनको वसूल करने का और उनको भुगतान करने का दायित्व हमने ले लिया है। अब हम एक एग्जांपल लेके देखेंगे इसे किस तरह से करना है। अब हम एक एग्जांपल लेके देखेंगे। इस एग्जांपल में हमें दे रखा है जो कंपनी परचेज़ की है उसमें
उसके ऑथराइज कैपिटल में 25,000 के प्रेफरेंस शेयर्स और 25,000 के इक्विटी शेयर्स हैं। संपत्ति और दायित्वों की सूचना है इसमें। इसके अलावा सूचना हमको दे रखी है कि क्रय प्रतिफल 10 लाख रुपये तय किया, जिसका भुगतान 5 लाख इक्विटी शेयर्स में, 5 लाख प्रेफरेंस शेयर्स में किया जाना है। कंपनी ने विक्रेता फर्म के डेटर्स, बीआर, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल नहीं खरीदे हैं, परंतु उनकी ओर से राशि प्राप्त करने और चुकाने के लिए 5% कमीशन पर उसने संग्रहण करने का और चुकाने का दायित्व स्वीकार किया है। जब आप भुगतान कर रहे थे तब क्रेडिटर्स को भुगतान करते समय हमें छूट मिली है 2% की। देनदारों पर हमको छूट देनी पड़ी है 10,000 रुपये और 15,000 रुपये के देनदार हमारे डूब गए हैं। इसके अलावा हमें 10,000 रुपये का बैड डेट्स रिकवर्ड है और 25,000 को हमको एक्स्ट्रा पेमेंट करने पड़े हैं। तो इसकी हम जनरल एंट्रीज करेंगे। जर्नल्स ऑफ शान लिमिटेड। हमारी फर्स्ट एंट्री बनेगी डेट ऑफ एक्विजिशन पे। इसमें सारी संपत्तियां जो हमने खरीदी हैं उनको डेबिट करेंगे, जो संपत्तियां हम दायित्व खरीदे उनको हम क्रेडिट करेंगे। चूँकि प्रश्न में कोई अदर सूचना नहीं है तो सब चीज़ें हमारी पुस्तक मूल्य यानी बुक वैल्यू पर ही ली जाएंगी। तो यहाँ पे संपत्तियां हैं हमारी लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक। डेटों से बीआर उसने परचेज नहीं किए हैं तो इनको हम शामिल नहीं करेंगे। इन्वेस्टमेंट, कैश एट बैंक। गुडविल भी यहाँ पे शामिल नहीं होगी क्योंकि गुडविल या कैपिटल रिजर्व हमारा एंट्री का बैलेंसिंग फिगर होता है, इसको हम वसूली मूल्य नहीं मानते हैं, तो गुडविल को भी इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। दायित्वों को हम देखें तो बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स हमारे 2 ही दायित्व हैं। दोनों ही दायित्वों को क्रेता कंपनी ने नहीं लिया है तो इन्हें भी एंट्री में शामिल नहीं किया जाएगा। तो हमारी बाकी सब संपत्तियाँ आ जाएंगी पुस्तक मूल्य पर। तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू श्री शान ब्रदर्स अकाउंट। यहाँ पे वेंडर का नाम है श्री शान, तो यहाँ पे आ जाएगा टू श्री शान ब्रदर्स अकाउंट। ये हमारा आ जाएगा परचेज कंसिडरेशन से। संपत्तियाँ आएंगी बुक वैल्यू पर। तो लैंड एंड बिल्डिंग है हमारी 4 लाख रुपए की, मशीनरी भी 4 लाख की है, स्टॉक है हमारा 2 लाख रुपए का, इन्वेस्टमेंट 30,000 और बैंक 20,000। परचेज कंसिडरेशन है हमारा 10 लाख रुपए का। हम एंट्री को कंपेयर करेंगे तो हमारा बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर आ रहा है क्रेडिट साइड, तो उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। तो यहाँ आ जाएगा टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। यह आ जाएगा हमारा बैलेंसिंग फिगर 50,000 रुपये। ये बन जाएगी फर्स्ट एंट्री डेट ऑफ एक्विजिशन पे व्यापार को क्रय करने की। इसके बाद हम जो भी हमने डेटर्स और बीआर, क्रेडिटर्स से बिल्स पेबल जो हमने कमीशन के बदले उसको चुकाने का और वसूल करने का निर्णय लिया है, उसको हम ट्रांसफ़र कर उसके संबंधित राशि से हम एक नया अकाउंट खोलेंगे। इसका नाम होगा वेंडर सस्पेंस अकाउंट। एंट्री बन जाएगी वेंडर्स डेटर्स अकाउंट डेबिट, वेंडर्स बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स सस्पेंस अकाउंट। यहाँ पे डेट वेंडर्स सस्पेंस अकाउंट। तो यहाँ पे डेटर्स आ जाएंगे हमारे 2 लाख रुपए के हैं, बीआर 50,000 के हैं, तो हम 2.5 लाख ट्रांसफ़र कर देंगे वेंडर सस्पेंस अकाउंट में। ऐसे ही सेम एंट्री बन जाएगी क्रेडिटर्स और बीपी, वेंडर्स सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स क्रेडिटर्स अकाउंट एंड टू वेंडर्स बिल्स पेबल अकाउंट। यहाँ पे क्रेडिटर्स हैं हमारे 2,50,000 के, बिल्स पेबल हैं 1,50,000 का, तो टोटल हमारा आ जाएगा ये 4 लाख रुपए। डेट ऑफ एक्विजिशन पे हम 3 एंट्री करेंगे बिजनेस को परचेज करने की, और जो डेटर्स क्रेडिटर्स बीआर बीपी है उनसे वेंडर सस्पेंस अकाउंट ओपन करने की। इसके अलावा क्वेश्चन में एक सूचना और है कि हमने
सारी आवश्यक प्रविष्टियों के अलावा मान के करेंगे कि जो क्रय प्रतिफल के भुगतान के अलावा शेष जो अंश बच गए हैं उनको हमने जनता में निर्गमित कर दिए हैं। तो टोटल हमारी पूंजी थी यहाँ पर 25,000 के प्रेफरेंस शेयर्स थे और 25,000 के हमारे यहाँ पे जो शेयर्स थे हमारे रिमेनिंग 25,000 के प्रेफरेंस शेयर्स हैं और 25,000 के इक्विटी शेयर्स थे, जिसमें से 5,000 प्रेफरेंस शेयर्स और 5,000 इक्विटी शेयर्स का हमने भुगतान किया है क्रय प्रतिफल में। तो बचे हुए 20,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 ईच को हमने मार्केट में इशू कर दिया है। तो हमारी नेक्स्ट एंट्री बन जाएगी नए शेयर्स को इशू करने की डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन पे। उससे पहले हम यहाँ पे डेट ऑफ पेमेंट, यहाँ पे हम भुगतान कर देते हैं क्रय प्रतिफल का। तो क्रय प्रतिफल की एंट्री बन जाएगी श्री शान ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट ₹5,00,000 एंड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट ₹5,00,000। तो ये हमारा क्रय प्रतिफल के भुगतान की एंट्री बनाइए पहले, उसके बाद हम नए शेयर्स को जो जनता में इशू किए हैं उसकी एंट्री बनाएंगे। नेक्स्ट एंट्री बन जाएगी हमारी डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। जब एप्लीकेशन मनी हमको रिसीव हुई है तब हमारी एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट एंड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स का पैसा मिला है हमें ₹20,00,000, इक्विटी शेयर्स का भी मिला है हमें ₹20,00,000, टोटल हमें बैंक मिला है यहाँ पर ₹40,00,000। अब डेट ऑफ अलॉटमेंट पे इनको हम ट्रांसफ़र कर देंगे इनकी कैपिटल में। इसकी मैं यहाँ पे अलग अलग एंट्री कर रही हूँ, आप चाहें तो इनकी कंबाइन एंट्री भी कर सकते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। ₹20,00,000 20 lakhs रुपीज़। ऐसे एंट्री बना देंगे हम इक्विटी शेयर्स की। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ₹20,00,000। अब नेक्स्ट एंट्री हम डेटर से पैसा वसूल करने की और क्रेडिटर्स को चुकाने की एंट्री करेंगे। तो डेट ऑफ कलेक्शन, जब पैसा हमने वसूल किया है डेटर से और बीआर से, तो हमारी एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट वेंडर्स सस्पेंस अकाउंट डेबिट। जो भी हमने डिस्काउंट दिया है या जो भी पैसा हमारा डूब गया है बैड डेट्स उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे वेंडर सस्पेंस में टू वेंडर्स डेटर्स अकाउंट टू वेंडर्स डेटर्स अकाउंट एंड टू वेंडर्स बीआर अकाउंट। यहाँ पे डेटर्स थे हमारे ₹2,00,000 के, बीआर था हमारा 50,000 का। हमें यहाँ पे डिस्काउंट जो दिया है वो और 10,000 का डिस्काउंट दिया है, 15,000 हमारा बैड डेट्स है, तो 25,000 हम ट्रांसफ़र कर देंगे वेंडर सस्पेंस में और रिमेनिंग 225 आ जाएगा हमारा बैंक में। ऐसे ही डेट ऑफ कलेक्शन पे हमारा कुछ बैड डेट्स था जो पहले डूब गया था, वो भी हमको वसूल हुआ है, तो उसकी एंट्री हम करेंगे वेंडर सस्पेंस से। तो एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स सस्पेंस अकाउंट। हमें ₹10,000 का पैसा एक्स्ट्रा वसूल हो गया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू ये हमारा 10,000 हमें एक्स्ट्रा वसूल हुआ है
और जो हमको एक्स्ट्रा चुकाना पड़ा है वो है हमारा 25,000 रुपये। कमीशन यहाँ पे हमको निकालना है 5% और क्रेडिटर्स पे डिस्काउंट है यहाँ पे 2% का। तो एंट्री बन जाएगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू वेंडर सस्पेंस 10,000 रुपये से। अब नेक्स्ट एंट्री बनेगी डेट ऑफ पेमेंट, जब हम क्रेडिटर्स को और 20 पेएबल को पेमेंट करेंगे। तो डेट ऑफ पेमेंट हमारी एंट्री बन जाएगी वेंडर्स क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट वेंडर्स बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू वेंडर्स सस्पेंस अकाउंट। यहाँ पे क्रेडिटर्स हैं हमारे 2,50,000 के, बिल्स पेएबल है 1,50,000 का। यहाँ पे जो डिस्काउंट मिला है वो हमको क्रेडिटर्स के भुगतान पे डिस्काउंट मिला है 2% का। तो यहाँ पे हम डिस्काउंट निकाल लेंगे 2% ऑफ 2,50,000। जो हमारा वेंडर सस्पेंस अकाउंट ट्रांसफ़र होगा, रिमेनिंग हमारा आ जाएगा पेमेंट में टू बैंक अकाउंट में। कमीशन यहाँ पे हमारा डिस्काउंट जो है वो 2% का है, तो हम निकाल देंगे 2% ऑफ 2,50,000। तो यह आ जाएगा हमारा डिस्काउंट 5,000 रुपये का। इसको दिखाएंगे वेंडर सस्पेंस अकाउंट में और रिमेनिंग आ जाएगा टू बैंक हमारा 3,95,000। एक कंटिजेंट लायबिलिटी जिसका कोर्ट में अपना वाद चल रहा था 25,000 का, उसको भी हमको भुगतान करना पड़ा, तो उसको भी हम वेंडर सस्पेंस से भुगतान करेंगे। तो वेंडर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 25,000 रुपये को हमको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ा है, जो हमारा एक्स्ट्रा लॉस है। इसके बाद डेट ऑफ सेटलमेंट पे एक तो हम निकालेंगे कमीशन और हम फाइनल पेमेंट कर देंगे जो भी सेटलमेंट होगा। तो नेक्स्ट एंट्री बनेगी कमीशन, जो हमारा 5% है, जितना हमने भुगतान किया है प्लस जितना हमने कलेक्ट किया है। तो डेट ऑफ सेटलमेंट हमारी कमीशन की एंट्री बन जाएगी वेंडर्स सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। कमीशन है हमारा 5%, जो हम निकालेंगे जितना भी हमें पैसा मिला है प्लस जितना हमने भुगतान किया है। तो यहाँ में जो पैसा मिला है वो डेटर से मिला है हमें 225 प्लस 10 235। भुगतान हमने किया है 395 प्लस 25 यानी 4,20,000। इस पे 5% कमीशन हमारा आ जाएगा 32,750 रुपीज़। अब फाइनल सेटलमेंट, चूँकि हमें यहाँ पर हमने भुगतान ज़्यादा किया है, पैसा हमें कम मिला है, तो डिफरेंस अमाउंट हमें मिलेगी, तो यहाँ पर बैंक अकाउंट हमारा डेबिट होगा। तो डेट ऑफ रिसिप्ट, हमें पैसा मिल रहा है तो डेट ऑफ रिसिप्ट, नहीं तो डेट ऑफ पेमेंट हो जाती है हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स सस्पेंस अकाउंट। ये हमारा फाइनल सेटलमेंट है। तो इसमें हमने भुगतान किया है 4,20,000 का क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल और कंटिजेंट लायबिलिटी को। हमें कमीशन लेना है उनसे 32,750, जिसमें से हम डेटर से कलेक्ट किया हुआ पैसा 2,35,000 लेस कर देंगे। तो जो रिमेनिंग अमाउंट है वो हमारा होगा फाइनल सेटलमेंट, जो है यहाँ पर 2,17,750 रुपीज़, 2,17,750 रुपये। तो ये हमारा फाइनल सेटलमेंट है जो हमें मिलेगा, क्योंकि हमने भुगतान ज़्यादा किया था और हमें राशि कम वसूल हुई थी। तो इस तरह से एंट्रीज बनती हैं जब डेटर्स क्रेडिटर्स BRBP हमने नहीं लिए हैं, लेकिन कमीशन के बदले हमने उनका पैसा वसूल करने का और भुगतान करने का दायित्व लिया है। आज के लिए इतना ही।